हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य में आप सभी का स्वागत है। हम चंद्रगुप्त द्वितीय तक इसमें कर लिए थे बिहार स्पेशल में। आज मेरा शुरुआत करना है कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम था, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो कुमारगुप्त प्रथम था, इनको जो शासनकाल था कि 415 से लेकर 455 तक इनको शासन कर रहा था। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का यह पुत्र था। जो चंद्रगुप्त था वह 2 शादी किए थे। एक शादी किए थे जो थी ध्रुव देवी, ठीक, और दूसरा जो शादी किए थे वो थे कुबेर नाग। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसका इतिहास नहीं पढ़ लेते। 1 मिनट दीजिएगा पीछे वाला। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 2 को शादी किए थे। एक था ध्रुव देवी और दूसरा था कुबेर नाग। जो कुबेर नाग था, इनसे एक बेटी थी प्रभा देवी। कौन था? प्रभा देवी, ठीक। एक जो ध्रुव देवी था, इन्हीं से जन्म लिया था कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त ध्रुव देवी के बेटा था, ठीक है। एक प्रभा देवी थी जो किसका? कुबेर नाग के थे, जिसको शादी हुआ था दूरदर्शन द्वितीय से हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो इसको अब देखते हैं कुमारगुप्त। 415 से 455 तक इसका शासन काल था। तो पहला पॉइंट ये देखें कि जो इनको पिताजी थे वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, और माताजी ध्रुव देवी थी, ठीक है। और ये गद्दी पे 415 ईस्वी में यह शासक बना था, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं का समय में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके काल में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ये था नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यह शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा का केंद्र था किसके शासनकाल में? तो ये गुप्त काल में। देखिए अब थोड़ा सा इसको आगे भी समझ लेते हैं। ये है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। तो इसकी स्थापना हुआ था जो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और ये था एक शिक्षा का केंद्र था। क्या था? शिक्षा का केंद्र था। सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र तो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन बाद में शिक्षा केंद्र था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म के अधीन हो गया था। बौद्ध धर्म का अधीन हो गया था, और फिर वहां पे बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाने लगा था। बौद्ध धर्म का यहाँ पे शिक्षा दिया जाने लगा था, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो पहले शिक्षा केंद्र था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अधीन चला जाता है और बौद्ध धर्म के यह शिक्षा का केंद्र बन जाता है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब लिखते हैं कुमारगुप्त। अब मेरे यहाँ से स्टार्ट होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। इसका शासनकाल है 415 से 455, ठीक है। इसमें मेरा पहला पॉइंट लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। माता यहाँ लिख लिया माता, और यहाँ पे लिखिए पिता, ठीक। माता में कौन थी? तो माता थी ध्रुव देवी, उनका नाम था ध्रुव देवी, और पिता था चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, और नालंदा नालंदा शिक्षा का
एक मिनट। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब इस आगे चलते हैं। इस आगे लिखिए, बाद में नालंदा बौद्ध धर्म के अधीन चला गया और वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो देखिए, कुमारगुप्त का जो शासन कहलाता है 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। ठीक है, इनकी माता कौन थी? ध्रुव देवी थी और उनके पिता था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इसको जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या वहाँ पे हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय था जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। क्या था? शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन जब बाद में बौद्ध धर्म आता है तो बौद्ध धर्म के अधीन चला जाता है और बौद्ध धर्म वहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा का एक केंद्र बन जाता है। बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये इतना ही था, सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए इतना ही था। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगला है मेरा स्कंदगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त, चलिए इसका जो शासनकाल था 455 से 467 तक था। ये था स्कंदगुप्त। ठीक है, 455 से 467 तक। ठीक, अब स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया की एक जाति था, मध्य एशिया का एक बर्बर जाति था जिसका नाम था हुन। क्या नाम था? हुन। था हुन। हुन ये एक जाति था। ये हुन जो था ये एक जाति था। ये मध्य एशिया का रहने वाला था। कहाँ पे? मध्य एशिया। मध्य एशिया, इसे बोला जाता था बर्बर जाति। कौन सा? बर्बर जाति। हुन थे जो मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये बर्बर जाति थे। ठीक है, क्या जाति थे? बर्बर जाति थे। ये क्या किए थे कि जब स्कंदगुप्त का शासनकाल था, स्कंदगुप्त का इसका जो शासनकाल चल रहा था तो इस पे क्या किया था? हुन ने आक्रमण किया था। आक्रमण इसको किया था, आक्रमण किया किस पे? स्कंदगुप्त पे आक्रमण इन्होंने किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त सोचा साला ये मध्य एशिया से आके हमको पे आक्रमण कर दिया। तो स्कंदगुप्त ने हुनों को इतना रगड़ के मारा, मारते 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 भारत से इसको कर देगा बाहर कर दिया। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो स्कंदगुप्त को उन्होंने आक्रमण जब किया था उसका जो वर्णन मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख, वो जूनागढ़ अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। और अभिलेखों में हुन है उन्हें मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ कहा गया किसको? हुनों को। इस अभिलेखों में मलेच्छ कहा गया, हुनों को मलेच्छ कहा गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि हुन एक जाति था जो कि मध्य एशिया था। ये बर्बर जाति के लोग थे और ये बर्बर जाति के लोग थे जिसको
स्कंदगुप्त पे आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने इनको इतना मारा कि मारते मारते जो मध्य एशिया की ओर इसको जाने पर मजबूर कर दिया, भारत से इन्हें भगा दिया। और ऐसा अभिलेख और इसका वर्णन जो मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि भाई जिस समय स्कंदगुप्त का शासनकाल था उस समय हुन ने इस पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया और उसे भारत से बाहर भेजा। ठीक है, इतना ही था स्कंदगुप्त के बारे में। अब स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो स्कंदगुप्त ने एक बात याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। सुदर्शन झील का, तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किया था ये स्कंदगुप्त के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त को सक्रा आदित्य का उपाधि मिला था। कहते सक्रा आदित्य का उपाधि नहीं मिला था। और बात आगे चलते हैं। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, उनका नाम था विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के समय मगध वंश का, गुप्त वंश का जब साथ मगध वंश भी, जब गुप्त वंश का अंत हुआ तो मगध भी अंत हो गया। ठीक है, एक इतिहासकार एक हैं स्मिथ। स्मिथ ने बताए थे कि संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसको क्यों कहा जाता है, तो यहाँ संस्कृति उपलब्धियां अधिक थी, इसी कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए अब इसको हम करते हैं शुरुआत। देखिए मेरा था स्कंदगुप्त, लिख लीजिए। स्कंदगुप्त, इसका शासनकाल था 455 से 467 तक इसका शासनकाल रहा था। अब इसको हम पहला पॉइंट में लिखिए कि पहला पॉइंट यहाँ से लिखिए मध्य एशिया का, मध्य एशिया का बर्बर जाति के हुन हुन ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया। आक्रमण किया, ठीक है, किसने आक्रमण किया था, हुन ने आक्रमण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि स्कंदगुप्त ने हुनों पे विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की और उसे भारत से बाहर भगा दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखिए कि हुन ने आक्रमण किया जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हुन ने आक्रमण किया था जिसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें वर्णन मिलता है कि जिस समय स्कंदगुप्त शासन कर रहा था उस समय हुन ने आक्रमण किया था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे अगला पॉइंट मेरा है ये हुनों को अभिलेख में
अभिलेख मलेच्छ कहा गया। क्या? मलेच्छ। याद रखिएगा, मलेच्छ। सिद्धार्थ क्वेश्चन पूछता है, मलेच्छ कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तो हूणों को अभिलेख में मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ कहा गया इसको, हूण को अभिलेख में मलेच्छ कहा गया। ठीक है, अब इससे आगे हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में अगला पॉइंट। चलिए, मेरा अगला पॉइंट है कि सुदर्शन जी का पुनः उद्धार करवाया था। उद्धार करवाया किसने? स्कंदगुप्त ने। और जो सुदर्शन जी इसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य था, इनको निर्मित किया था सुदर्शन जी को, लेकिन ये पुनः उद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, मेरा अगला पॉइंट है कि स्कंदगुप्त को उपाधि मिला था। उपाधि लिखिए, उपाधि। उपाधि में सक्रादित्य। सक्रादित्य को उपाधि इन्होंने लिया था। ठीक है, उपाधि याद रखिएगा, सक्रादित्य का उपाधि किसने लिया था? स्कंदगुप्त ने लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं इससे आगे कि इस गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश जो अंतिम शासक था उनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त एक गुप्त वंश का लास्ट शासक था। अंतिम, जब गुप्त वंश समाप्त होता है तो मगध भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आप आगे लिख लीजिएगा कि नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में कि गुप्त वंश को लिखिए, गुप्त वंश के लिए शासनकाल को बी ए स्मिथ ने संस्कृति उपलब्धि के कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया। इस स्वर्ण युग किसे कहा गया? तो गुप्त वंश के जो शासनकाल था उसी को स्मिथ ने कहा था सांस्कृतिक परिवर्तन यहाँ पे अधिक होने के कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासनकाल था उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे हम जो महत्वपूर्ण जो सिर्फ देख लेते हैं कि पाल वंश में थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे आगे है पाल वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे आगे चलते हैं पाल वंश। यहाँ से क्वेश्चन में आता है पाल वंश। ठीक है, अब पाल वंश का, तो पाल वंश का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि पाल वंश की जो स्थापना करने वाले थे वह गोपाल थे। वह 750 ईस्वी में ये पाल वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, और इनके काल में जो गोपाल थे, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, उदंतपुरी कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार में ही उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रमुख जो शासक हुआ था वह कौन था? धर्मपाल हुआ था। ठीक, धर्मपाल ने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय भागलपुर में, इसकी स्थापना भी इन्होंने किया था। और सोमपुरा जो महाविहार है जो वर्तमान अभी बांग्लादेश में है, उसका निर्माण भी धर्मपाल ने किया था। ठीक है,
अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और लिखें कि धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी का उपाधि लिया था। ठीक है। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र था देवपाल, जो 810 ईसा पूर्व में क्या बनता है, शासक बनता है। और देवपाल ने ये अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बस इसके बाद चलो लिख लेते हैं इसको। पाल की स्थापना, इसमें पहले पढ़ लिखें। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा किया गया। इसके द्वारा 750 में गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। और आगे लिखिए, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना काम किया था, ये बिहार शरीफ में किए थे। ठीक है। और इससे आगे चलते हैं। तो इस वंश का, देखिए, इस वंश का प्रमुख शासक धर्मपाल था, धर्मपाल थे। ठीक है। अब प्रमुख शासक कौन था, धर्मपाल था। अब धर्मपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लीजिए धर्मपाल। ठीक है। तो धर्मपाल ये जब गद्दी पे बैठते हैं, 810 में गद्दी पे बैठता था, 800 धर्मपाल का पुत्र 810 में बनता है। ये जो धर्मपाल है, धर्मपाल के बारे में देखते हैं कि धर्मपाल ने विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किया था। पहले लिखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, अब विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये भागलपुर में। लिख दिया भागलपुर। कहाँ पे है, भागलपुर में विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भागलपुर में, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके द्वारा एक और किया गया था, चलिए एक और लिखिए, एक और सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार, इसकी स्थापना किया है, ये बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में। तो सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है। और इसके इतिहास थोड़ा सा और देखते हैं। तो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में किए थे, जिसमें प्रतिहार और राष्ट्रकूट को संघर्ष किया था। और धर्मपाल प्रतिहार शासक वरदराज से पराजित हुए थे, लेकिन बाद में उसे भी हरा दिए थे। ठीक है। उसके बाद इसकी उपाधि देख लेते हैं। क्या उपाधि, इसकी उपाधि सिर्फ एक ही लेते हैं, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि लेते हैं। क्या, उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी की इन्होंने क्या लेते, तो उपाधि लिए थे। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक। तो इसका एक पुत्र था, आगे इनका पुत्र था, इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था देवपाल। क्या नाम था, देवपाल। देवपाल ने 1810 ईस्वी में ये शासक बनते। कब, 1810 ईस्वी में शासक बनते हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण था कि इसने राजधानी इसके बाद देवपाल। ठीक है। तो ये शासक बनते कब, 810 ईस्वी में ये शासक बनते। ठीक है। और इन्होंने राजधानी इन्होंने
मुंगेर किया था। कहाँ पे? मुंगेर किया था, ठीक है। मुंगेर इन्होंने क्या किया था, इसने राजधानी मुंगेर किया था, ठीक है। और देवपाल के समय विग्रह महिपाल रामपाल आदि शासक हुए थे, छोटा सा शासन किया था, ठीक है। इसके बाद आगे मेरे इतना ही था, और इससे आगे हम पढ़ेंगे कि प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक और उसकी राजधानी। तो मेरा अगला एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें सब लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं आगे कि एक तो लिखे वंश या शासक, वंश या शासक, ठीक है। और दूसरी तरफ है वो लिख लेते हैं राजधानी, यहाँ पे राजधानी, ठीक है। तो मेरा देखिए पहला है मेरा विद्रथ, विद्रथ वंश, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी, गिरिव्रज, इसी को जाता है राजगिरी, ठीक है। ये था मगध की प्रथम राजधानी थी। क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी, आप लिखते हैं मगध की प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी थी जो गिरिव्रज थी, ठीक है। दूसरा मेरा है, अगला मेरा है बिंबिसार, 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 बिंबिसार के समय में वही राजधानी थी, सेम टू सेम गिरिव्रज या राजगिरी थी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। मेरा अगला मेरा उदयन। जब उदयन आया था तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था, इसने लाया था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इन्होंने किया था, ठीक है। अब पाटलिपुत्र किया था, उसके बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग, शिशुनाग जब आया तो इसने भी वैशाली इसने किया था राजधानी, कहाँ क्या? वैशाली, ठीक। अब आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला है कालाशोक है, तो कालाशोक भी राजधानी परिवर्तन करके फिर पाटलिपुत्र ले आया, कालाशोक तो ये ले आए पाटलिपुत्र, पुनः ले आए पाटलिपुत्र ले आया। उसके बाद है नंदवंश, नंदवंश की राजधानी भी वही रहा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र ही रहा। फिर आया कुषाण, नंद वंश के बाद मौर्य वंश देख लेते हैं, एक मौर्य वंश आया, मौर्य वंश, मौर्य वंश आया तो इसको भी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र रहा, ठीक है। उसके बाद आया कुषाण, कुषाण आया तो इसने चेंज किया, कुषाण, कुषाण आया तो ये क्या है, कहाँ? मथुरा, मथुरा एवं पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है, कुषाण ने किया। और इससे आगे चलते हैं। तो गुप्त, गुप्त जब आया तो ये भी पाटलिपुत्र हो गया, गुप्त आया तो ये पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर आया पाल, पाल आया, पाल वंश आया तो ये पाल वंश कहाँ किया? मुंगेर किया, देवपाल थे उन्होंने क्या किया? मुंगेर किया, ठीक है। ये मेरा था टोटल, एक में छोटा कर लेते हैं, फिर से को देख लेते हैं। तो पहले था मेरा विद्रथ, विद्रथ ने राजगिरी या गिरिव्रज इसने राजधानी बनाया था। ये मगध का प्रथम राजधानी था जो राजगिरी थी, ठीक है। दूसरा बिम्बिसार आया, बिम्बिसार भी राजगिरी रन दिया, लेकिन उसके बाद उदयन आया, उदयन ने चेंज किया, ये पाटलिपुत्र लाया, ठीक। उसके बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग ने भी चेंज किया, वैशाली ले गया। फिर आ गया कालाशोक, कालाशोक पाटलिपुत्र लाया, फिर नंदवंश और मौर्य वंश ये तीनों लाया जो पाटलिपुत्र ही रहा,
ठीक है। उसके बाद कुषाण आया तो ये पुरुषपुर एवं मथुरा ही ले गया, ठीक है। फिर गुप्त आया तो गुप्त आया तो फिर पाटलिपुत्रा ले आया, लेकिन पाल शासक आया तो फिर ये कहां चला गया, मुंगेर लेकर चला गया, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ प्रमुख इतिहासकार, जो इतिहासकार थे वह कौन कौन सी पुस्तक लिखे थे, उनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो आगे हम इसको देख लेते, उसके बाद मेरा ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हैं जिनको देख लेते हैं। तो चलिए, ठीक है, हेडिंग डालिए कि प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख साहित्य, ये मेरा हेडिंग, ठीक, देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, एक तरफ लिखे साहित्य, फिर एक तरफ लेखक, फिर एक तरफ लिखे विशेषता क्या है, तीन को बॉक्स बना लेते हैं। देखिए मेरा पहला है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या था, तो ये राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था, राज्य लिखिए, राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध, ठीक है, राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा था बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ये जो बुद्ध चरित्र है ये लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, अश्वघोष, ठीक है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या है, तो इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य है, ठीक है, बौद्ध धर्म का महाकाव्य, बौद्ध धर्म का महाकाव्य इसमें है, ठीक है। अगला मेरा है सी यू की, ये किसके द्वारा लिखा गया था, जो सी यू की है ये हिंसन के द्वारा लिखा गया था, हिंसन के द्वारा लिखा गया सी यू की। इसमें क्या है, इसमें भारत का यात्रा का विवरण है, भारत का यात्रा का विवरण, भारत की यात्रा किए थे उनके बारे में इन्होंने बताए थे, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, चलिए चलिए मेरा अगला पॉइंट इंडिका, इंडिका, तो इंडिका के लिए कौन है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। तो इसमें क्या है, तो मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य का विस्तार इसने बताया था, तो मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें है, मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मिलिंद पनो, अगला है मेरा मिलिंद पनो, मिलिंद पनो ये है नागसेन के द्वारा, नागसेन के द्वारा ही लिखा गया था, और इसमें मीनांडर एवं नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसी को ये बताता है, तो मीनांडर एवं नागसेन के बीच में बातचीत हुआ था उसी के बारे में पढ़ने का था, बातचीत के बारे में, ठीक है। हिंदी पनो सीधा पता है नागसेन ने लिखा था, किसने, नागसेन ने लिखा था, ठीक है। मेरा अगला है, ठीक है, तो मेरा अगला ललित विस्तार है, ललित ललित विस्तार, ललित विस्तार के लेखक के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन यह है
बुद्ध की लीलाओं पर वर्णन है। क्या है? बुद्ध की लीलाओं पर वर्णन है। बुद्ध की लीलाओं पर वर्णन है। इसको पुस्तक नहीं मिला है, किसने लिखा था कोई इसने, लेकिन ये बुद्ध की लीलाओं पर वर्णन है। ठीक है, इसका लेखक पता नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा है महावंश। एक है महावंश। तो जो महावंश है इसका कुछ नहीं आता पता है, और लेकिन ये कहता है जो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। श्रीलंका के राजाओं का इसमें वर्णन है। एक जाता कथा, जाता कथा है। इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कथन है, पुनर्जन्म की कहानियां। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें? जाता कथा में। पूछता है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किसमें है, तो जाता कथा में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। अब देखिए यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये मेरा है पहला क्या है? अर्थशास्त्र। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने। इसमें क्या है? तो राज प्रबंधन के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था जो। दूसरा है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा था? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्म के महाकाव्य के बारे में इसमें जानकारी मिलता है। और तीसरा है सिंह की जो हिंसा के द्वारा लिखा गया था। इसमें सिंह के जो हिंसा के द्वारा लिखा, ये इसमें भारत का यात्रा का इसमें विवरण है। ठीक है, और जो मेरा इंडिका है, अगला है मेरा इंडिका। इनका मेघस्थानी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, और मेघस्थानी इसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें मिलता है। मिल्दपनो इसमें नागसेन के द्वारा लिखा गया था। इसमें मीनांडर और नागसेन के बीच में जो हुआ था बनन, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ललित विस्तार था। ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किसमें? तो ललित विस्तार में है। ठीक है, उसके बाद आता महावंश। महावंश में श्रीलंका के जो राजा था उनके बारे में पता लगता है। और जो जातक कथाएं था ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जातक कथा में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो मेरा बिहार का जो प्राचीन इतिहास वो समाप्त हो गया था। अब कल से हम इसकी शुरुआत करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट।